कर दी स्टार्ट नहीं होगा बंद कर दो कहाँ हो गया ना कहाँ हो गया करो बेटा कितने हो गए वेजिटेटिव होता है उसका कि ऑल द प्लांट्स मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ दिया होगा आ जाओ अब नेक्स्ट उसका चेंज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीस कैन बी एंटर्ड मैंने कहा कि जो स्ट्रक्चर है और उनके जो फंक्शंस है वो क्या एंटर्ड हो सकते हैं तो वो हाँ हो सकते हैं जैसे छोटा सा एग्जांपल कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर नई सेल बनती है ठीक बात तो इसका मतलब मेरिस्टेम का फंक्शन है डिवीजन ठीक बात अब नई सेल अब ये मैच्योर होती है परमानेंट टिश्यू हो जाती है परमानेंट टिश्यू और जिस प्रोसेस से बनाती है जिससे बनती है उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन जिस प्रोसेस से या भी कह सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो एक प्रकार की सेल्स बनाते हैं उनसे अलग अलग प्रकार की सेल्स का बनना या उसमें मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं डेग्रेडेशन अब लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो इनमें से कुछ की अंदर डिवीजन की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है और उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम अब सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ाएगा सेकेंडरी परमानेंट सेकेंडरी परमानेंट अब देखो इसका काम डिवीजन नहीं था परमानेंट सेल समाप्त हो गया लेकिन जो पढ़ने पर इसका काम किया दूसरा एग्जांपल लीफ का काम होता है लीफ का काम होता है लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस स्टेम का काम है स्टेम का काम है ब्रांचेस को होल्ड करना कंडक्शन में हेल्प करना ठीक बात लेकिन रूट का काम है वाटर रिवर से एब्जॉर्प्शन करना प्लस एंकोरेज करना फूड को स्टोर करना जब बीमार हो लेकिन कभी कभी क्या होता है लीफ फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है जीरोफाइट्स में जो पानी कभी में ग्रो करते हैं सक्यूलेंट जीरोफाइट्स जिनमें स्टेम मॉडिफाइड रहता है फ्लैट मोटी थिन फ्लैशी स्ट्रक्चर में उसमें लीफ मॉडिफाइड रहती है स्पाइन्स पे और स्पाइन्स में कन्वर्ट होने से फायदा क्या हुआ कि जितनी कम लीफ उतने कम स्टोमेटा लॉस कर पानी का कम था तो वो अपनी लीफ का मॉडिफाइड कर ली स्पाइन्स पे लेकिन अब काम कौन करेगा स्टेम फाइलोक्लेड इसी प्रकार से रूट का काम फोटोसिंथेसिस थोड़ी है लेकिन टीनोस्पोरा से ट्रापा में टीनियोफाइलम में फ्रूट्स फोटोसिंथेसिस करने लगती है अल्टर हुआ चेंज हुआ नहीं वो फंक्शन इसके हम काम हो जाए फोटोसिंथेसिस करना ग्रीन वाला तो करता है शुरू वाला बाद में कर लेगा तो बाद में कर रहा इसे बोलते हैं फंक्शंस का अल्टर होना अल्टर हो गया बोलो हाँ हो सकता है जैसे can the structure and function of these can be written हो गया अब अभी कह रहा है कि एक और लाइन है इसकी आगे कि all the cells of a plant are dependent on the zygote कि सारी सेल्स जो जितनी भी है प्लांट में वो एक सिंगल सेल zygote से बनती है जो सेल करता होगा उनसे बनती है अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दो गैमेट फ्यूज होकर क्या बनाते हैं जाइगोट डिप्लॉइड जाइगोट है जी अब इसमें डिवीजन स्टार्ट होते हैं जिसे एनिमल्स में क्लीवेज भी कहते हैं डिवीजन स्टार्ट होते हैं कब होगा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एट मास बहुत सारी सेल्स जिसमें सारी सेल्स एक जैसे डिफरेंशिएटेड है फिर अब इसी मास से मैं कहूं एपिडर्मिस भी बन गई
कॉर्टेक्स भी बन गया, एंडोडर्मिस भी बनी, पेरिसाइकल भी बनी, जाइलम, फ्लोएम, पिथ सब बन गया। ब्लू व्हेल चाहे कितना ही बड़ा एनिमल हो, क्या कितना लार्ज बड़ा हो, सबकी बॉडी एक सिंगल सेल डाइवर्स बनी जो हायर ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो डाइवर्स का डिवाइड बहुत सही चल रहा था, बहुत सही सेल्स किसी में मैच्योर हो जाती है इनऑर्गेनिक आपको डिटेल तो आगे आएगा। ये बड़ा वाला पार्ट है, ये तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगा, बीच वाला ग्राउंड टिश्यू बनाएगा और अंदर वाला हम कह रहा है कि क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एक्टिविटी। अब प्रश्न ये होता है कि जो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट करने वाली सेल्स बनती है वो कैसे बनती है और क्यों बनती है, कि हाउ कि व्हाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, इस सेल्स में क्यों है डिफरेंट स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन अलग अलग क्यों है और वो कैसे दो बातें हैं। अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे काम को अलग अलग करने के लिए अलग अलग टिश्यू बनना चाहिए। फायदा क्या हुआ, एक ही सेल सारे काम करते हैं, सारा लोड ही है। अगर एक ही टिश्यू का ग्रुप, एक ही टिश्यू सारे काम कर रहा था, सारा लोड पे आ गया। अब क्या करा गया, हायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी कॉम्प्लेक्स है, फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग टिश्यू बना। इवोल्यूशन के दौरान अपने आप इवोल्यूशन के दौरान प्लांट ने एनिमल्स ने अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टिश्यू डेवलप किया। फायदा क्या हुआ, एक काम का एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन, उसका काम है ऑक्सीजन यूज करके या विदाउट ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बनाने का काम। अब मुझे इस बात का मतलब है कि अगर हमारी बात करें कि ब्लड ऑक्सीजन कैसे लेकर आएगा, उनके हो जाएगा, तो बात मतलब नहीं। एसिडिटी सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से किसी और से मतलब है, तो काम है रिमूव करना। इसका फायदा क्या होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग पार्ट बने, टिश्यूज बने, इसका फायदा ये है। तो बनने की वजह फंक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, बनने की वजह कि फंक्शन अच्छी तरह से परफॉर्म हो सके, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और बनते कैसे, डिफरेंशिएशन का मतलब समझो कि एक ही प्रकार की सेल से मॉडिफिकेशन होता है, और मॉडिफिकेशन होता है अलग अलग प्रकार की सेल टिश्यूज का बनना, या वो सारे मॉडिफिकेशन, वो सारे प्रोसेस जिससे समान प्रकार की सेल ने अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल, डिफरेंट टाइप के टिश्यू, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, मॉडिफिकेशन किया, तो कन्वर्ट हुई, तो क्या कहलाता है। अब तो इसमें फायदा फर्स्ट दो बातें बताई कि टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन एंड टू इंक्रीज द functional efficiency, they have different structure and function attribute, structure भी अलग है, function भी अलग है, इसका function की efficiency बढ़िया हो जाए। एक स्पेशलाइजेशन किया था, जब उनकी और सारे काम करते हैं तो सिस्टम में होता है ना, अब एक पार्ट को एक काम देंगे तो उसकी को बढ़िया होता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, बड़े बड़े वाले कोचिंग में बहुत बड़े वहां पर एक बहुत और कभी कभी ऐसा होता है कि में दो भी इससे फायदा क्या हो रहा है, बच्चे का भी फायदा, टीचर का भी फायदा। बच्चे का फायदा क्या है, ज्यादा स्पेशलाइज टीचर मिलना, एक चीज को पढ़ा वो चीज पढ़ा वो बच्चे का फायदा क्या हो गया, टीचर का फायदा क्या हुआ, ज्यादा नहीं पढ़ना, वही चीज पढ़नी जाए, स्पेशलाइजेशन। यही प्रोसेस फंक्शन और उसके लिए प्लांट के लिए नहीं। ठीक बात। अब
अब इनका डिफरेंट फंक्शन किसके कारण है? डिफरेंशिएशन। अब आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू क्या होगा। डायग्राम में अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है वो एक जाइगोट से होता है, फर्टिलाइज्ड एग से होता है, जिससे एनसीईआरटी ने लिखा कि हाईली प्रीशियस ऑर्डरली सक्सेशन होता है इवेंट। इसके बाद क्या है, जैसा मैंने बात किया पहले मोडुला, फिर ब्लास्ट होला, फिर गैस होला, फिर ट्रीजर होला, ऐसे इसमें होता है। पहले डिवाइड होगा, फिर सेल होगा, फिर वो सेल इलॉन्गेट होगी, इलॉन्गेट होकर मैच्योर होगी। इसका मतलब अब ध्यान रखना, अगर आपको बोलो इलॉन्गेशन से मैच्योर होने तक का जो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। सेल पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मैच्योरेशन से पहले इलॉन्गेशन से पहले डिवाइड करेंगी, मेरिस्टेम है डिवाइड करेगा, इसको तो बोलते हैं मैथमेटिक्स फेज। फिर डिवाइड होकर जो सेल बनी है नई बनी सेल, अब क्या करेंगे, इलॉन्गेट करेंगे, लंबी हो फैक्टराइजेशन होगा, फिर मैच्योर होगा। इलॉन्गेशन फेज से मैच्योर फेज होना क्या है, डिफरेंशिएशन। क्योंकि इलॉन्गेशन के बाद उसमें डिफरेंशिएशन होगा। वो कौन सी सेल है, क्योंकि पहले सेल थी अब वो बढ़ने लगी है, बढ़ने के साथ साथ अब जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हमें एक बात एनसीईआरटी ने लिखी कि एनसीईआरटी में डायग्राम दिया, मैं बताता हूं आपको कि प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी पहले, यानी कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी जब सेल डिवाइड होकर बन रही है। बनने के बाद अब उसमें इलॉन्गेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, उसके बाद उसमें मैच्योरेशन होगा, और मैच्योरेशन होने तक का जो प्रोसेस है इलॉन्गेशन होता है। अब लेकिन एनसीईआरटी में जो एरो है ना वो डायरेक्ट ऐसे नहीं दे रखे, उसने क्या करा, ऐसे ऐसे और ऐसे दे रखे। डायग्राम में देख लो अगर ये बात ठीक है, क्यों दे रखे समझे बात, वो आगे आपके काम आएगा कि यहां पर प्लाज्मेटिक ग्रोथ होते होते इलॉन्गेशन स्टार्ट, इलॉन्गेशन होते होते मैच्योरेशन स्टार्ट। मतलब कि अभी इलॉन्गेशन हुआ भी नहीं है तो मैच्योरेशन हो गया स्टार्ट, और प्लाज्मेटिक ग्रोथ पूरी भी नहीं हो फिर भी इसका इलॉन्गेशन स्टार्ट है, मतलब ग्रोथ भी चल रही थोड़ी सी। इसका मतलब कुछ समय के लिए प्लाज्मेटिक ग्रोथ और इलॉन्गेशन साथ साथ चलेंगे, फिर कुछ समय के लिए इलॉन्गेशन और मैच्योरेशन साथ साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाईली प्रीशियस इवेंट्स होते हैं, बहुत ही स्पेसिफाइड इवेंट्स होते हैं, और इससे पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, रूट, लीफ, स्टेम, बाकी सारा पार्ट डेवलप होता है, सिंगल सेल जैकोस। और इसी को हम आगे डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद करना है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू है ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। बात याद रखना, अगर ग्रोथ हो रही है, अगर ग्रोथ हो रही है तो बोलो मेरिस्टेम जरूर प्रेजेंट होगा, और अगर मेरिस्टेम प्रेजेंट है, ग्रोथ हो रही है तो डिवीजन जरूर होगा, क्योंकि डिवीजन ग्रोथ के 3 फेज, पहले सेल डिवाइड, फिर इलॉन्गेट हुई, फिर मैच्योर। जब तक डिवाइड नहीं होगी कैसे लेकर, क्योंकि डिवाइड होने के लिए मतलब ग्रोथ के लिए पहले डिवाइड होगी, डिवाइड होकर इलॉन्गेट होगी, इलॉन्गेट होकर मैच्योर होगी। तो पहले स्टेप नहीं होगा दूसरा चीज हो नहीं सकता। तो जहां पर भी ग्रोथ होगी मेरिस्टेम जरूर इन्वॉल्व होगा, और अगर मेरिस्टेम इन्वॉल्व है तो सेल डिवाइड जरूर करेगी, सेल डिवीजन जरूर होगा, और सेल का डिवीजन और मेरिस्टेम दो चीजें याद रखनी है। अगर ग्रोथ हो रही है तो वहां मेरिस्टेम जरूर होगा, सेल डिवाइड, सेल डिवीजन जरूर। ये वाली बात हमारी ग्रोथ का मतलब क्या है, कोई भी इंक्रीज, एनी इंक्रीज, ग्रोथ की बात। अगर ग्रोथ हो रही है तो कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा हो, चाहे वॉल्यूम बढ़ रहा हो, चाहे साइज बढ़ रहा हो, सरफेस एरिया बढ़ रहा हो, लेंथ बढ़ रही हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका कि ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल
permanent increase in size of an organ or its part or even any individual cell. तो तीन वर्ड यूज करें, size of an organ or its part or even in a single cell. शुरू में बेटा पढ़ लेना। तो ग्रोथ का मतलब है irreversible permanent increase, बस तीन बार याद रखना, irreversible permanent increase। अब वो किसी में हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है, मुझे बताऊंगा क्या होता है। अब आपको एनसीईआरटी कौन लाइन लिखी, ये तो मैं बताऊं। तुम आपकी बात है। अब उसने कहा कि ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। इसका मतलब कि ग्रोथ के दौरान मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा तो ग्रोथ प्रॉपर भी होगा। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है। सीधी बात वो कहना चाहते हैं कि ग्रोथ डिपेंड्स है किस पर, जो उसके बाद से पहले तक था लाइन बोलो कि ग्रोथ आर ऑफ टू टाइप, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब नॉन लिमिटिंग ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और इंटेंसिव का मतलब लिमिट का। इंटेंसिव का मतलब है ग्रोथ अंदर के फैक्टर के बाद, और वो अंदर का फैक्टर क्या है, क्या मतलब ग्रोथ के लिए अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा है कैटाबॉलिज्म से। अब ऐसा नहीं है कि कैटाबॉलिज्म जरूरी नहीं है, रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिज्म जो हो रहा है हमने बात लगा मेटाबॉलिज्म कह दिया, लेकिन आप नॉर्मली प्रोसेस देखो तो है कैटाबॉलिज्म जो है वो, तो ऐसा नहीं है कैटाबॉलिज्म जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर फूड की कमी हो रही है तो जो रिजर्व फैट है उसको यूज करना, वो टूट के जाएगा, वो टूट के ही आएगा, फैटी टूटेगा टूट के फिर वो यूज होगा। लेकिन अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा है कैटाबॉलिज्म तो ग्रोथ होगी। लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूं कि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म ज्यादा है तो उसको बोलते हैं डीग्रोथ। डीग्रोथ कब होती है, जब सेल्स एक बात आप जीवन में याद रखो, अगर किसी प्लांट के अंदर मेरिस्टेम है और वो डिवाइड हो रहा है तो उसमें ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ मेरिस्टेम सीज होता है, मतलब मेरिस्टेम अपना काम करना और डिवाइड होना बंद कर दे और वो पूरा मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यू में डालता है, अब ग्रोथ होता है। मैंने कहा कि अगर मेरिस्टेम अपना काम करना बंद कर दे, सीज हो जाए, उसकी एक्टिविटी बंद हो जाए, सीज हो जाए, तब होगी जब वो डिवाइड होना बंद कर दे। उसका कैंसर क्या डिवाइड हो रहा है और वो पूरा अपना मेरिस्टेम था वो काइबर कन्वर्ट होकर मैच्योर टिश्यू। अब दो जगह जिन ऑर्गन्स की ग्रोथ लिमिटेड वहां पर जो मेरिस्टेम है वो एक स्पेसिफिक समय तक काम करेगा और उसके बाद और उसके बाद ग्रोथ होनी बंद, जो किसी को पहुंचेगा मेरिस्टेम शरीर हो जाएगा। दूसरा पूरा प्लांट है, अगर टमाटर टमाटर होता है कोई एनिमल प्लांट करता है, बीट लगाया, अब आपके ग्रोथ यंग प्लांट से मैच्योर प्लांट, और मैच्योर कब होगा जब उस पर फ्लावरिंग होगा। मैच्योर कब होगा जब उस पर फ्लावरिंग आएगी। मैच्योर होने के बाद फ्लावर कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके पार्ट कन्वर्ट होकर फूल देंगे और उसके बाद अब पूरा पार्ट का मतलब क्या हुआ कि जब वो सेमिसेंस में पहुंचा टमाटर का, जितने भी पेड़ में आने थे फ्रूट आ गए, अब आने के बाद धीमे धीमे उगने लगता, वो नहीं सारे मिलता कोई बीज का कोई मिलता है तो कोशिश कर रहा हूँ काट लिया। लेकिन टमाटर में जब सारे फ्रूट्स आने थे वो आ गए तो अब उसकी डेथ होने वाली है, इसका कंप्लीट हो गया। तो अब क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जितने भी वो काम कर रहे हैं बंद कर देंगे, बंद करते ही इसका मतलब ग्रोथ रुक गई, डी ग्रोथ होने लगी, मतलब सेल से उसके बाद हो जाएगा। तो याद क्या रखना है कि जब तक
तक मेरिस्टेम काम कर रहा है तब तक ग्रोथ होती रहेगी, और जब मेरिस्टेम काम करना बंद करे ग्रोथ खत्म हो जाए, चाहे वो टेम्परेरी ऑर्गन्स वालों की हो या पूरे प्लांट की बात हो। लेकिन जो बड़े प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जिनकी ग्रोथ 500 साल, 600 साल, 1000, 2000, 5000 साल की है, उनके अंदर मेरिस्टेम की एबिलिटी नहीं इतने सालों तक कंटिन्यू डिवाइड करने की, तो इवोल्यूशन के दौरान अपने मेरिस्टेम को इतने समय तक सीमित रहने के लिए बनाता है। जो एनिमल प्लांट होता है उनके लिए बना तो प्लांट को प्लांट में दूसरी बात। एक क्वेश्चन पूछा क्या कहते, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन द वाटर? आप क्या कहोगे? इम्बाइब्यूशन है, ये ग्रोथ नहीं है। अब पूछो ये ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिवर्सिबल है, जैसे आपके पास खोलेगा वापस से जाएगा, जैसे दरवाजा है, विंडो है, बैठ जाती है, बरसात का अगर ये रिवर्सिबल होती तो एक बार जब अटैक कर जाता है तो फिर जब लगे ये ग्रोथ नहीं है, तो कहते हैं तो उस तरह बढ़ी लंबाई हमने पढ़ा भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन वास्तव में ये पहली बात है डेड सेल है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल नहीं है। हमने जमीन का इरिवर्सिबल इंक्रीज ये बात है। दूसरी बात कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ, पहला कैरेक्टर है प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट। जनरली कहां से मैंने आपको फिर बताया था कि प्लांट बॉडी में जो रूट और स्टेम है वो कैसी ग्रोथ शो करते हैं? इनडिटरमिनेट। लेकिन लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा वो क्या शो करते हैं? डिटरमिनेट। अब इसमें क्या होगा कि लीफ है, इस लीफ में मार्जिनल मेरिस्टेम है, धीमे धीमे एक्सपैंड करेगा, और जब इसका फुल साइज डायमेंशन अचीव करता है उसके बाद इसका मेरिस्टेम सील हो जाएगा, अब वो ग्रोथ नहीं करेगा, नहीं करेगा, उसका साइज और नहीं बढ़ेगा, और जब वो नहीं बढ़ेगा तो उसका डायमेंशन जितना होता था उतना ही रहेगा। अब उसके बाद और पीरियोडिक किसमें होती है? सौगिरी उससे पहले बन गई फाइनल जैसे एवरग्रीन प्लांट। अब प्लांट ग्रोथ रूट और स्टेम से इंटरमीडिएट ग्रोथ क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है। अब देखो दूसरी तरफ जो दूसरा जो कार्टून में कहा कि प्लांट बॉडी में क्या है? मेरिस्टेम है जी। अब मेरिस्टेम क्या करता है? सेल डिवीजन करता नहीं करता? बोलो करेगा। करने के बाद क्या बनाएगा? नई सेल्स है जी। अब नई सेल्स, अब एक बात और समझना, नई सेल्स बनेगी और बनने के साथ इनमें से कुछ सेल वापस मेरिस्टेमेटिक रह जाएंगे, अभी ग्रोथ पैटर्न बताऊंगा कैसे होता है, और कुछ सेल्स अब इलॉन्गेशन एंड मैचुरेशन में चली जाएंगी और आप क्या बनाएंगे? मैच्योर सेल। जैसे फॉर एग्जांपल 100 सेल थी और 200 बन गई, डिवाइड होगा 100 तो वापस यहाँ पे 100 तो डिवाइड होने के लिए वापस आ गए वहां से, और 100 इलॉन्गेशन मैचुरेशन के बाद मैच्योर होंगे। अब ये जो डिवीजन, ये जो ग्रोथ है जिसमें मेरिस्टेम की प्रेजेंस के कारण ये लगातार प्लांट में नई सेल ऐड करता है। ग्रोथ इज ओपन, प्लांट में ग्रोथ कैसे ओपन? किसके कारण? मेरिस्टेम का। क्यों? वो भी बंधनी हुई। क्यों? जब तक मेरिस्टेम में वो नई सेल लगातार जोड़ता रहेगा, खुली ओपन का मतलब खुली का मतलब क्या? क्लोज हुई। हमारे में एक स्पेसिफिक समय के बाद ग्रोथ बहुत बंद हो जाती है। बोन में किसी चीज में वो चीज सेल रिप्लेस हो सकती है,
एलिमेंट के नाम में भी रिप्लेस होती है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रही। ये नहीं कि सेंटीमीटर में लेंथ आज 9 मीटर है तो बस हो जाएगी। ग्रोथ तब होगी कि 9 है आज, कल को 10 हो जाएगा, एक दो साल में बढ़ते बढ़ते 20 हो गई, वो तो रिप्लेस कर रही है। तो जो फॉर्म आउट है, खराब हो रही है, तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता। बात सुनकर ऊपर का मतलब कि मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम नई सेल ऐड करता है, तो नई सेल ऐड करता है, इस टाइप की ग्रोथ क्या होते हैं, ओपन। नेक्स्ट पार्ट है कि एनसीईआरटी ने कहा कि एबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन। अब सर्टेन लोकेशन में जैसे मैंने प्लांट बना, सीडलिंग बना, तो यहां पर क्या होगा, शूट टिप, यहां पर क्या होगा, रूट टिप, रूटापिकल मेरिस्टेम और शूट टिप। तो विशेष एरिया में मेरिस्टेम प्रेजेंट है, इसलिए इसकी ग्रोथ को एक वर्ड और बोलते हैं लोकलाइज्ड, मतलब किसी विशेष जगह पर फिक्स जगह होगी, ये नहीं कह रहे, लेकिन एनिमल की जो ग्रोथ है वो डिफ्यूज का मतलब पूरी बॉडी को ग्रोथ एक साथ, ये नहीं कहते क्या बढ़ रहे ऊपर वाले बाल बढ़ा अंदर का था चलना ना मतलब क्या या नीचे वाले छोटे जगह चलना होता नहीं ना। पूरी बॉडी, हाथ भी बढ़ रहे हैं, पैर भी बढ़ रहा है, सर भी बढ़ रहा है, सब चीज बढ़ रही है, आपको पता नहीं चलेगा बढ़ना क्या था। इसके अब डॉक्टर भी कभी कहा कि किसी लड़के की कमाई कम सारे से बढ़ जाती है, तो अजीब सा लगता है, क्यों, वो दिखाई नहीं पड़ता हो, लेकिन जिसकी बात ग्रेजुअली बढ़ती है तो वो अक्सर मिलता होगा, तो कुछ ज्यादा चेंज नजर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता है ग्रेजुअली। लेकिन जो पता 6-7-8 महीने में गया मिलने तो उधर वो लगा होगा, अच्छा मिलता हो गया। अच्छा उस दौरान क्या होगा, अक्सर बच्चे का हाइट बढ़ता था, वेट भी बढ़ता, तो और अजीब लगने लगता है, तो अक्सर मिलता है, जो बनता है। अब तीसरी बात कि अब जो कह रहा है कि लगातार ग्रोथ करते हैं और नई सेल बनाते हैं, लेकिन नई सेल ये वाली और भी अच्छे इन सेल में जल्दी दिख रहा है। प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड, मतलब फिक्स ग्रोइंग में कहां होती है, शूट अवेलेबल है, स्टेम अवेलेबल है, किसी में स्टेम का ध्यान रखो, स्टेम पे जाए अरे ये मार्जिनल है, सेकेंडरी ग्रोथ में भी वो सभी चीजें जगह पर। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ इज ओपन, ये बता चुका मैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टेम इज डिवाइड, क्या होगा जब मेरिस्टेम सील है और वो कब होगा, दो क्वेश्चन एक साथ पूछे, आंसर बोलो कि ग्रोथ विल स्टॉप, ग्रोथ रुक जाएगी, बोलो ग्रोथ रुक जाएगी, क्यों, मेरिस्टेम खत्म, मेरिस्टेम की एक्टिविटी खत्म, मैंने पहले बताया आपको, मेरिस्टेम की एक्टिविटी खत्म। दूसरी बात कब होगा, जब डिटरमिनेट ग्रोथ शो करने वाले ऑर्गन फ्लावर फ्रूट एक्सेट्रा अपनी पूरी मतलब किसी भी साइज है उसने अचीव कर लिया, प्लस जो एनुअल प्लांट है जल्दी अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट वाले प्लांट है, जैसे उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट होने वाला होगा उसका काम खत्म, ये वाली बात भी आ गई। अब दो प्रकार की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये जो ग्रोथ करते हैं प्लांट की, इस ग्रोथ को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और इसमें मोस्टली लेंथ ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है, विड्थ में इंक्रीज कम होता है, लेकिन डाइकोटिलेडोनस प्लस जिम्नोस्पर्म प्लांट ऐसा नहीं, मोनोकोट में कभी नहीं, जनरली नहीं, मोनोकोट्स में जनरली नहीं होती। जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो ब्रायोफाइट, एल्गी, साइटोफाइटा में एब्सेंट होती है। एक ही मेंबर है साइटोफाइटा का, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वरना जिम्नोस्पर्म में, मेंबर में जिम्नोस्पर्म में और डाइकोट्स ऑफ सेकेंडरी। कुछ मोनोकोट्स में भी हो सकते हैं, जैसे एब्नॉर्मल टाइप या एनोलोमस टाइप का सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, वो आपके अब तो सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है कि जब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बॉडी की प्राइमरी बॉडी बनाती है प्लांट की, तो जो डाइकोट है जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है उनमें से कुछ सेल
मेरिस्टेमेटिक में जाती हैं और वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएंगी और वो सेकेंडरी मेरिस्टेम अब ग्रोथ करके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा। ऐसी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ रूट में और क्या होता है शूट, और रूट में भी शूट में भी दोनों में दो जगह होती है, कॉर्टिकल रीजन में जहां कॉर्ड और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेंगे और वेस्कुलर रीजन में यानी ज्यादा नर्व के पास जहां पर वेस्कुलर कैविटी बनता है वहां पर डायग्राम आगे बढ़ो। अब वेस्कुलर कैविटी दो वर्ड यूज होंगे वेस्कुलर कैविटी पहले पढ़ा था मैंने आपको। वेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होता है जाइलम ऑफ फ्लोएम। वो बात अलग है कि रूट में जब कैवियम बनता है तो 100% और जब स्टेम में कैवियम बनता है तो उसमें पार्शियली वो प्राइमरी होता है ओरिजिनल, पार्शियली सेकेंडरी होता है। कैसे होता है ये बताता हूं आपको कि स्टेम में जब वेस्कुलर बंडल था तो बीच में कैवियम बचा रहता है, बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैवियम या सिंपल फेसिकुलर। अब लेकिन जब बाद में यहां बनेगा इसे बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैवियम और सारी मिलकर क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। तो पूरा वेस्कुलर कैवियम है तो बाद में वाला वो भी और जो पहले से प्लस वो भी, लेकिन स्टेम में ये वाला हिस्सा प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी। रूट में 100% है। तो वेस्कुलर कैवियम का मतलब है जाइलम फ्लोएम के बीच में, ये जाइलम फ्लोएम के पास है। और कॉक कैवियम कॉर्टिकल रीजन में होता है। मेरिस्टेम जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए वो रूट कैपिटल मेरिस्टेम यानी रूट कैप है और शूट कैपिटल मेरिस्टेम यानी कि शूट है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, कौन कौन से, वेस्कुलर कैवियम और कॉक कैवियम। ये वाली बात आती समझ में। अब ग्रोथ इज मेजरेबल, एनसीईआरटी के नेक्स्ट कहेंगे ग्रोथ इज मेजरेबल। इसका मतलब कि एनसीईआरटी ने कहा कि ग्रोथ सेलुलर लेवल पर प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंस होता है प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट का बढ़ना। नई सेल बनी छोटी सेल, अब क्या होगा उसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, उसके अंदर कंपोनेंट बनेंगे और सेल अपना फुल साइज अचीव करेगा। तो वहां पर जो ग्रोथ हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं वो प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ है। इसका मतलब अब जब सेल ग्रो करेगी टिश्यू ग्रो करेगा, टिश्यू ग्रो करेगा तो इसका मतलब कि अगर हम सेलुलर लेवल पर जाकर ग्रोथ को समझने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल काम है। बाहर प्लांट को देखकर ग्रोथ समझना फिर भी आसान है। जैसे आप एक प्लांट लो, हमने लगा आज स्केल में आता था बदलने वाला था आपको नई ग्रोथ होगी फिर भी तो समझ जाओगे, लेकिन आप उसके अंदर सेल में क्या ग्रोथ हो रही है आप नहीं सकते ना समझ सकते। समझ तो सकते हो लेकिन उसको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप किसी को बताते हैं कल पता चल रहा है अब इतना उड़ाओगे फिर भी आपको समझ में आएगा। अब इसका मतलब अगर हम प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ को ज्यादा भीतर नहीं समझ सकते, लेवल पर ज्यादा नहीं समझ सकते, तो कोई ना कोई हम ऐसा मेजर कर ले जो डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल हो। जैसे अगर ये पार्ट और ये आज इतना बड़ा 10 दिन बाद ये हमें इतना बड़ा होगा, हुआ काम इसकी सेल भी बढ़ रही है, डिवाइड होगा, इलाबोरेट होगी मैच। तो मैं अगर एक कहूं किसकी लंबाई बढ़ गई तो अल्टीमेटली मैं यही बता रहा हूं कि सेल भी बढ़ी, सेल का नंबर भी था और सेल में इलाबोरेशन मैच्योर। तो हम कोई ऐसी चीज मेजर कर लेते हैं, नाम देते हैं, जिससे हम पता चले कि हाँ वास्तव में प्लांट में ग्रोथ हो रही है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ को समझना आसान है। जैसे आप कैसे मेजर कर सकते हो, पहला है इंक्रीज इन फ्रेश एयर। कैसे आप एक गमला लगा हुआ है उसी कंडीशन में जल्दी अगर आपने उसके अंदर एक गिलास पानी डाल के तोला है तो जब अगली बार तोलोगे तब क्या गिलास में डाल के तोलोगे और रंग क्या पानी का हो जाएगा। सेम कंडीशन में आज तोलो तो दूसरी बात तोलो, कुछ ना कुछ चीज जरूर हुआ होगा बदलने में, बदल जाते हैं। पहले ये माना गमले से उसका वजन 10 किलो 200 ग्राम, अब हो गया 10 किलो 300 ग्राम। नाप सकते हो
पानी नहीं दे रखा हो उतना तो उसका तो आप हो गया तो कम हो गया, कम नहीं हुआ पानी का वजन किधर में। दूसरी बात, अब ड्राइवेट में कैसे जान सकते हो कि ग्रोथ हुई नहीं थी, आज आपने स्टार्ट किया तो बंद करके कि आपने ऑर्गेनिक अगली बार इसके बराबर से स्टार्ट में लगा सकते हैं हो गया होगा अब आपको मिल जाएगा कि सेब प्लांट में ग्रोथ करे होंगे दो चीज होगा। तीसरा सरफेस एरिया, ये बात ध्यान रखना, सरफेस एरिया हम कहाँ नापते हैं, डाइकोट लीफ में, क्योंकि डाइकोट लीफ कैसे होती है, 980 मीटर कैसे लगी हुई है 90 डिग्री का एक्सिस से लगी है, लेकिन मोनोकोट कैसे लीफ होती है ऐसे होती है, वो लंबाई में ज्यादा बढ़ती है, चौड़ाई में कम बढ़ती है बात। तो डाइकोट लीफ का आप क्या नापोगे, मेजर क्या करोगे ग्रोथ के लिए, सरफेस एरिया, लेकिन मोनोकोट के लिए आप लंबाई का, क्योंकि वो चौड़ी होती है। दूसरी बात, लेंथ को नाप कर कहां नापोगे, पोलन ट्यूब की ग्रोथ मायने रखती है और इंक्रीज इन वॉल्यूम, सेल का और फ्रूट का जो ग्रोथ होती है वॉल्यूम देते हैं इसमें नाप, और नंबर इन साइज, अब इसका मतलब इसी प्लांट में मेडिसिन के पार्ट में 3000 ग्रोथ होने के बाद में 2000 अब इसका मतलब इसका सेल का नंबर बढ़ा नहीं बढ़ा, ग्रोथ हुई नहीं हुई, क्योंकि हम यहाँ क्या नापते हैं, अब बैक्टीरियल सेल है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल के अगर ग्रोथ नापने लगे तो हम उसकी नंबर बढ़ा 8 5 6 ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हो गई। अब एलसीआर ने दो एग्जांपल दिए ग्रोथ को समझाने के लिए, एक साइज के लिए और एक नंबर के लिए। उन्होंने कहा कि सिंगल मेज रूट जो है उसमें एपिकल लेंथ है पर घंटे 17,500 नई सेल जोड़ सकता है 1 घंटे, और वाटरमेलन में जो सेल का साइज है वो एक सेल का 3,50,000 गुना बढ़ सकता है। तो पहले वाले एग्जांपल में मेज की जो ग्रोथ है वो किसमें एक्सप्रेस की गई है, नंबर में, नंबर ऑफ सेल में, और वाटरमेलन के केस में ग्रोथ तो हमने एक्सप्रेस किया है इन साइज ऑफ द सेल। बात समझ आ रही है। अब फेज ऑफ ग्रोथ, अब जब अपने रूट की स्ट्रक्चर पढ़ी, रूट की स्ट्रक्चर है ये तो है रूट क्या ऐसी थी, और ये क्या था, रूट का है रूट का रेजिस्टेंस यानी कि मेरिस्टेमेटिक जोन है जी। उसके बाद कौन सा जोन ऑफ इलॉन्गेशन, उसके बाद था जोन ऑफ मैचुरेशन, देखा जो रूट की स्ट्रक्चर की पार्ट्स है वही की फेज, कैसे, पहली मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरी इलॉन्गेशन फेज, मतलब पहले सेल डिवाइड होगा, कौन सी सेल, फिर डिवाइड होकर देखो इलॉन्गेट होकर वो इलॉन्गेशन से मैचुरेशन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन से सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ को क्या बोलते हैं, तो बात आई सर हमारे। तो पहली फेज हो गई मेरिस्टेमेटिक फेज, और इस फेज में कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, शूट अपेक्स पे और रूट अपेक्स पे। हमारी बात है एनसीईआरटी का क्या था कि मेरिस्टेमेटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स बता, अब मेरिस्टेमेटिक सेल इंटरफेज की जीवन फेज में प्रेजेंट होती है, जीवन, और जब वो मैच्योर करते हैं जी नॉट में पहुंचते हैं,
भाई मेरिस्टेमेटिक सेल वो कहां प्रेजेंट होती है? इंटरफेस स्टेज में, जो डिवाइड होने के तैयार है समझ रहा था। और उसमें भी कौन से थे? G1 ऐसा नहीं है, G1 फिर आएगी बात, फिर ऐसे बोलिए फिर G2 और फिर M2 डिवाइड होने के समय तो क्या तैयार कर रही है। अब आ रहा है, लेकिन अगर वो G0 पे पहुंच गई तो मैच्योर हो। अगर वो पूछे आपसे कि एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल जो G1 फेज में है, G1 फेज को करते करते तो G0 में एंटर कर गई तो क्या होगा? सेल मैच्योर हो जाएगा। अब मेरिस्टेमेटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक मैक्सिमम आप समझ जाओगे, घटने की जरूरत नहीं समझेंगे। वो कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल की पहला कैरेक्टर है कि ये स्मॉल एंड आइसोडाइमेट्रिक। स्मॉल मतलब छोटी होती है और आइसोडाइमेट्रिक मतलब सबका डायमीटर व्यास समान। अब इसके स्मॉल साइज के कारण, इसके स्मॉल साइज के कारण इसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा। इसके स्मॉल साइज के कारण इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। इसके स्मॉल इंटर साइज के कारण इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा और इंटरसेलुलर स्पेस होने के ना होने के कारण हर सेल की सरफेस आपस में टच कर रही होगी। ये बात है ना भाई, एक सेल ऐसी है ऐसे लगी हुई है कि टच कर रही है, नहीं कर रही। लेकिन अगर ये सेल ऐसी है कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं तो टच करेगी क्या? मेंटल पार्ट नहीं करेगी। अगर गोल है तो रेक्टेंगुलर ऐसा ओपन कर सकती है, ऐसे में लगी हुई थी, लेकिन मैक्सिमम पार्ट तो कर रहा है। अब अगर इसके बीच में टच कर रहा है तो इनके बीच में क्या बन जाएंगे? प्लाज्मो डेंस मेटल कनेक्शन। तो छोटी होने का डेंस साइटोप्लाज्म छोटी होने का इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होने का स्पेस के सेल की सरफेस आपस में बार-बार टच कर रही है, पास-पास है और टच कर रही है तो इनके बीच में प्लाज्मो डेंस मेटल कनेक्शन। ये वाली बात आती है। ये खबर रखना नहीं है कि इसकी सेल छोटी होती है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसमें आइसोडाइमेट्रिक होती है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, इंटरसेलुलर स्पेस के बाद भी पढ़ रहे हैं कि इनमें प्लाज्मो डेंस मेटल कनेक्शन होता है। क्यों है ये समझना है, याद रखेगा बात। मतलब 8 तो सोचा कर भूल जाओगे बात, समझा के तक आगे बढ़ो। अब जब इनके बीच में इंटर वो आ गया प्लाज्मो डेंस मेटल कनेक्शन आ गया और डेंस साइटोप्लाज्म हो गया तो इसके कारण ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। एक और है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज और कंस्पिशियस है, मतलब क्लियरली विजिबल। क्यों? अब न्यूक्लियस का साइज है, सेल का साइज आराम से दिख रहा है, छोटी सेल के अंदर बड़ा दिख रहा है इस तरह से, लेकिन सेल हो गई ऐसे न्यूक्लियस का साइज वही है। अब ये कैसा हो जाएगा? इनकंस्पिशियस। साइज तो बिल्कुल न्यूक्लियस का वही है, पहले साइज छोटा था, उसके छोटे में छोटा आराम से दिख रहा था, बड़ा बच्चा था, फिर इसमें वैक्यूल भी बन गई, 90% तक पार्ट ले गई, दिखेगी क्या? वैक्यूल दिखेगी, एक बड़ी बात वैक्यूल दिखेगा या न्यूक्लियस दिखेगा? तो जो बड़ा है वो दिखेगा, हमसे तो वही कंट्रोल करेगा, समझ लीजिएगा। न्यूक्लियस वही है, सब कुछ वही है, सेल का साइज बढ़ गया तो छोटे में पहले वो काफी बड़ा था, लेकिन अब बड़ा होगी सेल तो क्या होगा? साइज तो बढ़ेगा लेकिन वो स्पष्ट दिखेंगे, तो वैक्यूल बढ़ गई ना। फिर अब जो मेन दिखने वाली चीज है वो वैक्यूल हो गई, न्यूक्लियस उतने का तो नहीं है, इसलिए दिखा है तो नहीं बड़ा आदमी, लेकिन छोटी सेल में अगर आप माइक्रोस्कोप में लगा कर देखोगे तो आसानी से जाएगा, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस वैक्यूल नहीं है, आसानी से दिख जाएगा, वो सबसे बड़ा वैक्यूल है वो न्यूक्लियस है इसका में। लेकिन जब सेल बड़ी हो गई ना तो वैक्यूल ज्यादा होगी पूरी बॉडी में, तो न्यूक्लियस तो एक तरह छुप जाएगा उसके अंदर। अब समझो बात को, अब वैक्यूल या तो होती नहीं है या जब आप वैक्यूल पढ़ोगे तो होता क्या है? पहले छोटी वैक्यूल बनी,
फिर बाद में पास पास आके इकट्ठी हो जाते हैं, एक बड़े रहते हैं। वैक्यूल को बनते हैं वैक्यूलाइजेशन बोलते हैं। वैक्यूल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? छोटी छोटी बनेंगी, फिर सब पास पास आ जाएंगी और फिर वो जुड़कर सब एक बड़ी बनेगी। लास्ट बात है कि केवल प्राइमरी बार होती है, सेकेंडरी बार नहीं होती। जब आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी थी तो वहां पर याद है कि मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होती है? वैक्यूल या तो होती नहीं है, या एब्सेंट होती है, या कम होती है, बहुत छोटी होती है, और केवल प्राइमरी बार होती है, सेकेंडरी बार नहीं होती। और वो कैसी होती है? थिन और सेलुलोजिक। अब लेकिन जब सेल इलोकेट होती है, इलोकेशन के दौरान न्यूक्लियस का साइज तो सेम रहता है और वैक्यूल अंदर रहती है, बढ़ जाती है। अब इलोकेशन फेज में अब जो सेल प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, ये हमारे यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन और यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन, तो उसके ठीक पास प्रॉक्सिमल का मतलब पास जो मेरिस्टेमेटिक जोन के पास फेज है इलोकेशन फेज, यहाँ पर जो सेल होंगे वो इलोंगेटेड फेज में है, यानी कि इलोंगेशन कर रही है, इसको इलोंगेशन बोला। और इसमें तीन बातें होंगी: इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन, वैक्यूलेशन मतलब वैक्यूल बनना स्टार्ट हो गया, बढ़ गया। दूसरा सेल एनलार्जमेंट मतलब इंटरसेलुलर स्पेस फॉर्मेशन हो गया, सेल बढ़ने लगी तो अब क्या होगा? दूरी बढ़ गया तो इंटरसेलुलर स्पेस ऐसा बन गया। पूछो, मैंने कहा सेल बढ़ने लगी तो इंटरसेलुलर स्पेस बनने लगा, सेल छोटी थी तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था या कम था, तो आपके जवाब प्रश्न क्या होना चाहिए? इंटरसेलुलर स्पेस कैसे बन गया सेल बढ़ने से? वो इसलिए कि पहले सेल ऐसी थी, अब ये बढ़ रही है, तो अपना बढ़ते दो से पार्ट रहेगा, जैसे कांटेक्ट जितनी बढ़ती जाएगी तो पार्ट हो जाएगा। अब तीसरा सेल वॉल का डिपोजिशन, तीन बातें होंगी इसमें। क्या? वैक्यूलेशन, वैक्यूलेशन का मतलब वैक्यूल बनेगा। दूसरा सेल एनलार्ज होगी जिससे इंटरसेलुलर स्पेस बनेंगे, और तीसरा मेक सेल वॉल डिपोजिशन। अब एक बात याद रखना, जो आपको एनाटॉमी में लिखा हुआ है तो उसमें मतलब एनसीईआरटी से बता दो। अब देखो, अब ये थी मेरिस्टेमेटिक, इस डिवाइड पर बहुत सारी सेल्स हैं। ये क्या है? ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है जी, बहुत सारी बन गई। अब पहला टिश्यू जो प्लांट में डेवलप होता है वो है पैरेंकाइमा, ठीक है। अब इससे पैरेंकाइमा, अब पैरेंकाइमा में क्या था? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था और मूविंग सेल थी। अब जो सेल कॉलम टाइप का बनना था तो क्या हुआ? इनके इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में मटेरियल डिपॉजिट किनारा, जिसे स्क्लेरेंकाइमा बनना होगा तो क्या काम करेगी कि इसके क्या होगा? लिग्निन डिपॉजिट जिसे जाइलम बनता है वो लिग्निन डिपॉजिट कर देगी, जिसे सुवैलिन, जिसे एंडोडर्मिस बनता है वो सुवैलिन बना लेगी। तो पहला टिश्यू पैरेंकाइमा बनता है, उसी से सारी टिश्यू बातें बनता है। रिक्वायरमेंट है उसका मॉडिफिकेशन। अब आगे बढ़ो, मैच्योरेशन फेज में तो उसके पास हो प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन के पास है। इसकी सेल्स में क्या होगा कि अब यहां पर जो सेल है वो अपना मैक्सिमम साइज ग्रहण कर लेंगे, इलोंगेट होकर अब जितना हो सके वो हो गया। दूसरा, उनमें जितना भी सेल वाल में मॉडिफिकेशन करना था हो जाएगा, जितना प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन करना था वो हो जाएगा। जैसे जो सेल्स जाइलम बनाना चाहेगी वो लिग्निन डिपॉजिट कर चुकी होगी मैच्योरेशन में, मैच्योर हो जाएगी, सेल्स बन जाएगी। अब जो सेल्स फ्यूचर में एंडोडर्मिस बनाएगी उस बारे में बात कर चुकी है। वैसे हमने एक लाइन डायग्राम रखा है, इसमें दो सीड लिखा है, उसमें लाइन नीचे
जा अब इसको देखो सबसे नीचे यहाँ पर जो क्या दे रखा है वो है यहाँ पर रूट क्या है बिल्कुल नीचे एक बार ए बी सी डी लिखा ए बी सी डी यहाँ पर ये है इलॉन्गेशन इसमें नीचे क्या है मैनेजमेंट जो और ई एफ जी अब क्या हुआ जब ये पैरेलल लाइन इसके हमें पैरेलल लाइन दिखी कि यहाँ से यहाँ तक तो क्या है मैचुरेशन हो यहाँ से यहाँ तक एलोकेशन हो यहाँ तक तो ये क्या क्योंकि हमने पैरेलल लाइन जिससे के साथ तो पैरेलल लाइन टेक्निक इसलिए मतलब स्लाइड दिख रही है अपने यहाँ से आता है अब ग्रोथ रेट समझिए क्या ग्रोथ रेट का मतलब क्या है द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम में कितना हो एक हफ्ते में एक दिन में एक महीने में एक साल में कुछ हो सकता है यूनिट टाइम या कभी हफ्ता या एक महीना तो एक महीने में 15 दिन में एक हफ्ते में कितनी ग्रोथ हो रही है क्या स्टार्ट हो रही है ये वाली बात आती है अब एनसीईआरटी में काफी दो प्रकार की ग्रोथ रेट देंगे हम एक अरिथमेटिक और दूसरी ज्योमेट्रिक हम लोग अरिथमेटिक रीजन में अब क्या हुआ एक सेल का एग्जांपल अब ये डिवाइड होगी क्या हुआ सेल डिवीजन कितनी बन जाएंगी दो अब मैं इसको मैथमेटिक को ऐसे कर अब मैंने क्या कहा था कि प्लाज्मेटिक ग्रोथ के साथ साथ इलॉन्गेशन स्टार्ट हुआ था इलॉन्गेशन के साथ साथ मैच्योर ठीक है अब इनमें से एक सेल मैच्योर हो ये मैच्योर हो ये मेरिस्टेमेटिक रहेगी और ये मैच्योर होगी ये फिर डिवाइड होगी ये तो मैच्योर वाली थी अब इसने दो बनाई फिर से एक मेरिस्टेमेटिक रहेगी फिर डिवाइड हुई दो तो मैच्योर थी मैंने इसमें फिर दो बनाई इसमें एक मैच्योर होगी मतलब हर बार जब सेल डिवाइड होगी तो उनमें से जो दो बड़ी सेल होगी उनमें से एक तो हो जाएगी मेरिस्टेमेटिक और एक रह जाएगी कैंडियमसी होता अब यहाँ नंबर कैसे बढ़ा यहाँ एक था यहाँ कितना होगा दो यहाँ कितना होगा तीन यहाँ होगा चार पाँच छह सात दूसरी जो ग्रोथ है उसमें क्या होगा एक से बनी दो ये दोनों फिर डिवाइड हुई दो से बनी चार चार से बनी आठ आठ से बनी 16 से बनी 32 32 से बनी 64 128 ऐसे यानी कि जब भी नंबर डबल हो या डबल कॉम्बिनेशन हो यानी कि जब भी डिवाइड होने वाली दो सेल्स आगे फिर डिवाइड हो जो जब एक सेल डिवाइड होकर एक सेल मैच्योर हो जाए बोलो आई समझ में नहीं आएगी अब एक क्वेश्चन सुनते हैं यहाँ पर दो क्वेश्चन दो तरह से अब इसका मतलब क्या हुआ अरिथमेटिक में सेल का नंबर बढ़ेगा 1 2 3 4 5 यहाँ बढ़ेंगे मल्टीपल 1 से 2 2 से 4 4 से 8 8 से 9 जैसे अब आपने बैक्टीरिया में डिवीजन पढ़ा होगा पाइलोरिएशन ये हो रहा हो क्या रहा होगा अभी मैं बता दें इस सेल का जो ग्रोथ नंबर है 1 2 3 है मतलब डबल 1 से 2 से 4 करता है मल्टीपल अब एक बात याद रखना है इसके आगे का एग्जांपल लिखा कि रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम्स जो डिवाइड होती है ऐसे डिवाइड होती है तो लिखा गया रूट एंड शूट रूट एलोंगेशन लिखा हुआ रूट एंड शूट एलोंगेशन जो होता है कांस्टेंट रेट से वो किसी मेथड से होता है अरिथमेटिक शूट रूट एलोंगेशन लिखा है आगे है रूट एलोंगेशन एंड कांस्टेंट रेट अरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जांपल दिया मिल गया पेज नंबर पेंसिल देखो ऊपर की तरफ मिला क्या
इसलिए कहना बढ़ जाता है तो आवाज हो जाता है। क्या अब समझो बात जैसे अब वो कहता है कि 128 सेल बनने के लिए कितनी जनरेशंस लगेंगी, हाउ मैनी जनरेशन। अगर वो जनरेशन पूछेगा तो बता दें आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 14, अगर वो पूछे कि 128 रूट सेल यानी कि 128 सेल रूट और शूट टिप पर बनने के लिए कितने डिवीजन चाहिए, एनसीईआरटी ने कहा कि रूट अपेक्स पर कांस्टेंट रेट से डिवाइड होने वाली सेल अर्थमेटिक ग्रोथ शो करती है। अब अगर यहां पर सेल का नंबर कैसे बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, पहली बार डिवाइड हो जाता है, दूसरी बार, तीसरी बार, 128 तक जाने के लिए कितनी चाहिए, उसका स्टाइल आएगा। जनरेशन की बात करेगा तो वो ये वाली ग्रोथ, जनरेशन के लिए हमेशा ज्योमेट्रिक हो गया। जनरेशन पूछ रहा है वो, जनरेशन कब आएगी जब पूरी डिवाइड होकर दूसरी मैच्योर हो चुकी होगी। यहाँ पर एम्ब्रियो पे डिवीजन है, रूट अपेक्स पे डिवीजन है, ऐसे होगा। बता दो भैया जनरेशन के साथ, और वो पूछेगा कि रूट और शूट अपेक्स की सेल 128 डिवीजन तक, मतलब 128 सेल बनने में कितने डिवीजन होंगे, सब 100 वो बताएगा रूट अपेक्स से शूट अपेक्स। नॉर्मल कहेगा जनरेशन तो आपको साथ ही नहीं, लेकिन अगर उसने कह दिया स्पेशली कि रूट अपेक्स की सेल डिवाइड होकर सेल बना रही है तो वो 128 सेल बनाने में कितना लगेगा। रूट अपेक्स एम्ब्रियो की बात नहीं चल रही, यहाँ पर जनरेशन की बात नहीं चल रही, यहाँ रूट अपेक्स या शूट अपेक्स की बात चल रही है। अब आगे बढ़ो, मैथमेटिकली एनसीईआरटी का एग्जांपल हो दिया इसका एक्सप्रेशन LT इज इक्वल टू L0 प्लस यहाँ पर LT क्या है, लेंथ f टाइम v, L0 क्या है, इनिशियल 0 पर, 0 का मतलब जब 30 हमने नापने स्टार्ट करी, R क्या है, ग्रोथ रेट, और T क्या है, अब अगर मैं इसका कर्व बनाऊं, एनसीईआरटी से कर्व दिया, वो कर्व जो है एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन, ऐसे लाइन है ना, कैसे यहाँ पर मतलब एक सेल लगे होंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सेल, यहाँ पर क्या है, टाइम, टाइम के साथ नंबर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ठीक है। अब इस एनसीईआरटी में एक डॉट एक जगह हमें लगा होगा, इसका मतलब वो डॉट इसी लाइन पर आता है। जैसा पूछ रहे हैं ऑनलाइन हमें लगा ये मिस्टेक है, जैसे एक मिस्टेक और होगी जब ऑब्जेक्ट का वो आएगा, जहां ऑब्जेक्ट के ग्राफ का एनसीईआरटी नहीं है कि सिर्फ 20 के बाद की 20 के बाद तुम बोलो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जहां पर 4 बोले रखे हुए घूमते हुए, ये वाला नीले वाला, इसमें जो कैप है ना ऊपर, ये लास्ट वाले में ट्रांसपेरेंट दिखा रखी है, पुरानी वाली में नहीं है, और ये उसके ऊपर लिख लो ट्रांसपेरेंट कैप, लास्ट वाले के ऊपर, इसमें तो ट्रांसपेरेंट दिखा रखी है इसने, लेकिन इसमें कलर है, ये नहीं
ये ठीक करेंगे तो इसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहिए, इसे दिखाना नहीं चाहिए। बहुत इसके दिमाग को पता चल रहा है कि हम क्या पता चल रहा है। जो पुरानी वाली है वो हरी है, नई वाली में आगे बढ़े। अब समझो बात, अगर हम इसको अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, अपने समझने की कोशिश करें, मैंने कहा एक क्लाइंट की हाइट है 5 फीट, ठीक है, और 1 फीट का 12 इंच। एक महीने में उसकी हाइट बढ़े करोगे 10 फीट, ठीक है। तो अब देखो फार्मूला क्या है, LT इज इक्वल टू LGO प्लस RT, यही फार्मूला। LT यहां कितना हो गया है जी 10, LGO कितना हो गया 5, R कितना हो गया, T कितना है 1, जी आगे बढ़ो। 1 वीक हो सकता है, तो जब वीक होगा तो पर वीक आ जाएगा, जब मंथ होगा तो मंथ आ जाएगा, ये होगा तो बढ़िया आ जाएगा, उसका मतलब होगा। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, 5 प्लस R इज इक्वल टू 10, तो कोई दिक्कत नहीं को, तो R इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इनटू, तो कोई दिक्कत, R इज इक्वल टू 5 फीट पर मंथ। अगर मैं यही बात चला तो पर वीक करेगा, ये महीने तो बढ़ गया, ये महीने तो बढ़िया, इससे क्या फर्क पड़ा, यूनिट टाइम तो चेंज हो सकता है। मैं अगले एग्जांपल हमारे इसको तो फर्क हुआ है, आगे बढ़े। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का दूसरा नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, रिवर्ट। अब सेल्स इंक्रीज इन मल्टीपल्स, अपनी बात समझने के लिए सेल मल्टीपल में बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 डिवीजन है जी। अब समझो कि अब जैसे ये जाएगा, अब डिवीजन 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और फिर बाद में बहुत सारे अब जो ये ग्रोथ है ये कैसी है भैया, इसमें एक बात याद रखना आप जीवन में कि जब एम्ब्रियोज बनते हैं प्लांट और एनिमल के हायर ऑर्गेनिज्म, तो वो पहले ज्योमेट्रिक ग्रोथ शुरू करते हैं और बाद में वो अर्थ में कहां समाओगे शरीर में। हर बार डिवाइड होने पर अगर नंबर डबल होता रहे, शुरुआत में तो मजबूरी इसलिए कि एक ही सेल थी, दूसरा ही सेल बनानी है बॉडी में, लेकिन जब एक बल्क ऑफ सेल बन गया, मतलब एक करोड़ सेल बन गई, तो बातों में 2 करोड़ 4 करोड़ 8 16 तो एक सेल लेंगे, इतने बड़े सेल को समाओगे कहां, दवाई छोटे पड़ जाएंगे। तो बाद में वो अर्थमेटिक ग्रोथ शुरू करती है, जिससे अब डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन आसान तो हो जाए, लेकिन बल्क ऑफ सेल ना बन पाए, क्योंकि जितनी बनाई तो बना सके, हर चीज की लिमिट है ना। अगर वो डबल हो गया तो नंबर बढ़ता चला जाएगा हर बार, कुछ भी हो, कोई भी हो, हायर ऑर्गेनिज्म में इनिशियल फेज में ज्योमेट्रिक और बाद में अर्थमेटिक, कोई भी हो, चाहे बैंगन हो कुछ भी हो। आगे बढ़ूं, अब मैथमेटिकल फार्मूला देखो क्या है, WT इज इक्वल टू W नॉट e की पावर RT, मतलब e की पावर में R और R से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब समझिए e की जो पावर है RT, इसका मतलब पहले R और R का t का मल्टीप्लाई करके जाएगा और e की पावर से क्या कर दिया जाएगा, ठीक बात। अब इसमें W1 क्या है, वही फाइनल साइज, W नॉट क्या है, इनिशियल साइज, जैसा जीरो वाला,
आर भी वही है, ग्रोथ रेट। ई बस क्या है, इन्वायरमेंटल लोगरिथम, जिसे एनसीईआरटी ने लिखा बेस ऑफ नेचुरल नंबर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। और इसका जो ग्राफ बनता है, पहले वाला क्या था, लीनियर, इसका ग्राफ आता है सिग्मोइड। अब एक बात आपको ध्यान दी कि पहला जो ग्राफ था वो ऐसा था, ये ऐसा था। आपने बात दोनों जीरो से दोनों सिग्मोइड के ऊपर देखो, कम से कम एक सेल जाइगोट को बात ठीक है, कम से कम भाई चलो आगे बढ़ो। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, ये इतनी फेज है, ये है पहली फेज, कौन सी, लैग इसका मतलब स्लो ग्रोथ। फिर ये वाली ग्रोथ है ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ है, क्या है, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ। और यहां पर मैंने इतनी ग्रोथ कर सकता, अब स्टडी नीचे नहीं आता, कांस्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग आपको एक गमले में एक ही तरह, लेकिन आज से 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक ही साथ, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। अब कौन नहीं है, मैं आने वाली वक्त के लॉ, उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस है, उसके बाद सेंस हो जाएगा बेटा, समझना भी। अब ड्यू टू लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी और वो स्टेज करेगी, लिमिट है, उससे आगे बढ़ेंगे। अब एक सिग्मोइड का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और जो दूसरा प्लांट आता है वो जे शेप का आता है, इंसेक्ट में आता है जे शेप। कैसे कि जब न्यूट्रिएंट्स मिलने स्टार्ट हुए तो बहुत तेज नंबर बढ़ते हैं, लेकिन जब न्यूट्रिएंट मिलने का तो वापस जीरो में आते हैं। जब सर्दी आती है आपके लाखों करोड़ों रुपए आपके आसपास ही, बहुत दूर बच जाओ और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, आपके इलाके में ही लाखों मर रहे हैं। वो क्या है, क्रैश केस, लोअर ऑर्बिटल में हार्ट जल्दी नहीं है, बात समझ आ रही है। अब तो सब ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करवाता हो जाता सिग्मोइड होता है, और ये सेल के लिए, टिश्यू के लिए, ऑर्गन के लिए भी सिग्मोइड होता है। अब ऐसे आपने एक पूछा, कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जांपल ऑफ सिग्मोइड कर्व? क्या आपको सिग्मोइड कर्व के और बता दें कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल में टिश्यू में चल रहा है, एक तो एग्जांपल था, और बताओ मुझे कि लाइन में क्या है, तुरंत पूछा दीजिए। और जहां लिमिटेड रिसोर्सेज में एक पॉपुलेशन ग्रो करती है, जैसे इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे, वो भी सिग्मोइड कर्व, मैक्सिमम पॉपुलेशन सिग्मोइड कर्व है। दूसरा सेल्स इन कल्चर मीडियम सिग्मोइड कर्व, फ्लावरिंग सिग्मोइड कर्व, सीजनल एक्टिविटी मोस्टली What kind of curve can you expect in a tree showing seasonal activity? फ्लावरिंग तो नहीं है, फ्लावरिंग का थोड़ा सा एक तो फेल था, फिर बहुत सारे एकदम फेल। अब इसमें 3 फेज है, लैग, लॉग और स्टेडी फेज। स्टेशन की स्प्रिंग सीजन आ गया, अब दो स्टार्ट, गर्मी आ गई, कंडीशन फेल, मैक्सिमम प्लांट कौन से, आपके आसपास मैक्सिमम प्लांट कौन से हैं, उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना,
मिला नहीं? नहीं मिला? किसी जाने नहीं है, किसी जाने मिला नहीं मिला? किसी जाने ना C4 प्लांट, C3 प्लांट का अब गर्मी में टेम्परेचर कितना लगभग आप होता है सूखे वाले है नहीं कैसी ग्रोथ होगी लॉस एक्सपो मेंशन। लेकिन जब ऑटम आ गया, ऑटम खत्म, टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंड कम होने ज्यादा होने लगी। अब क्या करेगा वो ऑटम में स्टैटिक ग्रोथ और विंटर में अनस्टेबल का और हो गया नहीं हो गया सिमोल्टर। अब आगे बढ़ो। अब सेकंड एक और लाइन कि यहाँ पर आर जो है इसके लिए बात कर रही है ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए, उसके लिए नहीं है मैथमेटिकली। आर जो है W1 WE में आर क्या है रिलेटिव, क्या है रिलेटिव ग्रोथ है। अब आपका प्रश्न क्या होगा कि सर रिलेटिव ग्रोथ क्योंकि हमने इसमें कंपैरिजन पहली वाली जो इनिशियल वैल्यू उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो इसके बिना निकल जाएगा ना, इसकी कंपैरिजन निकाल रहे हैं कि पहले जितना था और अब बढ़ कितना हो गया होगा, इसलिए इस तरह से अब एक और समझना इसको ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट भी बोलेंगे। तो फिर हम बात सीख रहे हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट ये वाली बात सीख रहे हैं। अब कह रहा और जो ग्रोथ रेट नहीं है, आर इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ प्लांट। आर है क्या प्लांट की एबिलिटी का मेजर है कि वो नए प्लांट मटेरियल कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ग्रोथ करने का मतलब क्या नए मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है या प्लांट टिश्यू का इंक्रीज होने का जो एबिलिटी है वो है। ग्रोथ करेगा मटेरियल लेगा तब तो बढ़ेगा, तो एक ही बात है। इसका मतलब वो करेगा कैसे बाय यूटिलाइजिंग एनवायरमेंटल न्यूट्रिएंट्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दोनों दो प्लांट दोनों को आपने एक दे रखा है, लेकिन एक को एनवायरमेंट का पानी ज्यादा दे रहे हो आप, एक को कम दे रहे हो। एक को लाइट भी दे रहे हो, दूसरे को जिसको पानी ज्यादा है तो लाइट ला दे रहे हो, उसे खाद भी कम दे रहे हो बेचारे को। तो जो नीचे वाला तो बेचारा मरी डाला लगभग जिएगा तो, लेकिन वो तो लगभग मरा हुआ है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो मतलब वो एनवायरमेंटल फैक्टर को ज्यादा यूज कर पा रहा है जो आपने दिए जबरदस्ती। लेकिन आर का मतलब तीन चीजें कि वो एनवायरमेंटल जो न्यूट्रिएंट्स है फैक्टर से उन्हें यूज कर पा रहा है। तो जितना ज्यादा यूज करेगा उतनी ज्यादा कुछ नहीं ज्यादा उसके अंदर नया मटेरियल डेवलप होगा। तीनों की बात है। तो इसका मतलब आर जो है उसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स बोल रहे हैं। उसकी एफिशिएंसी कितनी है न्यूट्रिएंट्स को लेने की, यूटिलाइज करने की, फैक्टर को यूज करने की। जितनी ज्यादा उससे ज्यादा ग्रोथ रेट जल्दी ज्यादा होगा। ये वाली बात आती है। अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम। अब क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना है। अब दो तरीके से कर सकते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब एनसीईआरटी दो लाइन है कि एक लीड थी जिसका साइज था 5, दूसरी लाइन जिसका साइज था 50 है। ये भी 5 बढ़ा और ये भी 5 बढ़ा। अब ग्रोथ ज्यादा कितनी होगी, लेकिन 5 बढ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब कंपैरिजन में कितना पहले वाली वैल्यू से, रिलेटिव का मतलब पहले से कितना बढ़ा और एब्सोल्यूट का मतलब है टोटल कितना बढ़ा। तो रिलेटिव में वैल्यू अलग हो जाएगी एब्सोल्यूट में। इसमें वैल्यू कितनी हुई 5 था, कितना हो गया अब 10 हो गया, 5 बढ़ गए। इसमें 50 था, बढ़कर कितना हो गया 55 है जी। इसका मतलब ये पहले से कितना बढ़ा 100% बढ़ गया। और ये कितना बढ़ा 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटी
सेम समय पर उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट यूज करके डबल हो गई ना। क्या मतलब जितना साइज छोटा होगा उसकी इसलिए जो एडवांस प्लांट छोटे हैं, मोनोकॉट छोटे हैं, डाइकोट बड़े हैं। तो ये इवोल्यूशन हुआ ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म बने तो बहुत बड़े बड़े बने, डाइकोट से बहुत बड़े थे। बड़ा बनने के बाद समझ भाई ने क्या छोटे से ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा कोई बात नहीं, एफिशिएंसी छोटा होगा सब है। अब भाई से दोबारा बताऊं, इन्वायरमेंट के न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा अच्छा यूज स्मॉल लीफ कर पा रही है, दैट इज बड़ी लीफ न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रही है। छोटी लीफ का रिलेटिव ग्रोथ रेट ज्यादा है, बड़ी लीफ का कम है। स्मॉलर पार्ट ऑफ द प्लांट, स्मॉल प्लांट मतलब न्यूट्रिएंट यूज करने की ज्यादा एबिलिटी। हायर प्लांट के यानी बड़े प्लांट, लार्ज पार्ट, उनके अंदर न्यूट्रिएंट यूज करने की एबिलिटी कम है। इसलिए छोटे प्लांट के द्वारा न्यूट्रिएंट यूज करने की एबिलिटी एडवांस है। इसलिए मोनोकॉट प्लांट ज्यादा एडवांस है। अब कंडीशन फॉर ग्रोथ होता है आगे। कंडीशन ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है? 2 मिनट में घटना नहीं से समझो। कंडीशन ऑफ ग्रोथ कैसे देखने का, ग्रोथ किसके कारण? प्रॉपर द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा तो पहली बात। इसका मतलब जो फैक्टर मेटाबॉलिज्म के वही फैक्टर बात जल्दी समझ आ रही है, क्योंकि वो डायरेक्ट डिपेंड किसका मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। पहला ऑप्टिमम वाटर, अगर वाटर ऑप्टिमम है तो एंजाइम्स मैक्सिमम अच्छी तरह से काम करेंगे, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ग्रोथ। दूसरा ऑक्सीजन ऑप्टिमम, अगर ऑक्सीजन ऑप्टिमम है, आवश्यक जितनी है रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रॉपर, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ग्रोथ। थर्ड ऑप्टिमम CO2 ज्यादा है, ऑप्टिमम है, फूड फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस, एनाबॉलिज्म प्रॉपर, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ग्रोथ। नेक्स्ट वन ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम बेटर परफॉर्म करेंगे मतलब हाई टेम्परेचर पर, प्रोटीन एंजाइम डीनेचर लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम एंजाइम एक्टिविटी, ऑप्टिमम प्रॉपर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेवल। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम है तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी तो टॉक्सिक हो जाएगा। इसका मतलब जितनी जरूरत तुम्हें है तो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ग्रोथ। और लास्ट वन ग्रेविटी, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी कैसे करती है कि नॉर्मली जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, नीचे की ग्रो करती है, स्टेम नेगेटिव भी करता है। तो इसका मतलब ग्रेविटी भी करती है। जैसे तो लाइट की वजह से इंसर्ट चली गई, लाइट की जगह ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ठीक है, अब आप पढ़ के क्या होंगे? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, प्लास्टिसिटी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का इंट्रोडक्शन। तो 2 लेक्चर और लगे, 2 मोस्ट क्वेश्चन। ठीक बात, किसी का यहाँ तक का डाउट? पढ़ जाना पड़ेगा ज्यादा, कहीं के बाद पढ़ जाओ।